अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। काफी वक्त गुजर गया और सोरामी वापस ना आई तो मुझे तशवीश लाहक हुई। मैं उठा और झोंपड़ी में टहलने लगा। कहाँ चली गई है वो, मैंने सोचा। जब मजीद वक्त गुजरने के बावजूद भी सोरामी वापस ना आई तो मैं झोंपड़ी से बाहर निकल आया। कबीले में मामूल की चहल पहल थी। छोटे बच्चे मैदान में खेल रहे थे और बूढ़े कबायली धूप सेंकने में मसरूफ़ थे, जबकि जवान कबायली अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। मैंने मतलाशी नज़रों से कुर्बो जवार में देखा, लेकिन ना ही मुझे सोरामी दिखाई दी और ना ही कसोटा। मैंने एक कबायली को अपने पास बुलाया और उसने आते ही रकू के बल झुककर मुझे ताज़ीम दी और बोला, हुक्म करो सरदार, क्या तुमने सोरामी को देखा है? हाँ सरदार, उसने असबात में सर हिलाते हुए कहा और फिर एक तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं सोरामी को जंगल की तरफ जाते देखा है। जंगल की तरफ? मैं ठटका। हाँ सरदार। क्या वो अकेली थी या वो अकेली थी सरदार? उसकी बात पर मैं चौंकने पर मजबूर हो गया। वो जंगल में क्या करने गई है? वो तो कसोटा को बुलाने गई थी। कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे गई, मैंने सोचा। कसोटा कहाँ है? मैंने होंठ भींचते हुए कहा। वो अपनी झोंपड़ी में आराम कर रहा है, कबायली ने जवाब दिया। क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कबायली ने बताया। रात से उसके सर में दर्द है। मैंने हमकारी भरी। ठीक है, तुम जाओ। वो चला गया तो मैं सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? सोरामी जंगल में क्या करने गई है? फिर मेरे जहन में यह ख्याल आया कि शायद वो रफ़ा हाजत के लिए जंगल में गई होगी। चुनाचा मैं वापस झोंपड़ी में आकर उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगा। एक एक लम्हा मुझ पर भारी गुजर रहा था, यहाँ तक कि काफ़ी वक्त गुजर गया और सोरामी वापस ना आई तो मुझे यकीन हो गया कि वो मेरे साथ धोखा कर गई है और सरदार मटोशा से निजात चाहती है और उस काम के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया है। ये ख्यालात दिमाग में कसमसाते ही मैं उस पर बेइंतहा गुस्सा आया। दफतनी मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे उसके बारे में मालूम करना चाहिए कि वो कहाँ है और उसने मेरे साथ क्यों धोखा किया है। चुनाचा मैंने अंगूठी आंखों से लगाई और आंखें बंद करके सोरामी का तसव्वुर किया तो मेरी नज़रों के सामने मंजर उभर आया। उस मंजर में मुझे सोरामी दिखाई दी जो एक दरख्त के साए में बेसुध पड़ी हुई थी और उसके इर्द गिर्द कोई जी रूह मौजूद नहीं था। ये मंजर देखते ही मैं बेइख्तियार चौंक पड़ा और आंखें खोल दी। सोरामी को क्या हो गया है? एक तशवीश भरी सोच मेरे दिमाग में उभरी। अगले ही लम्हे मैं उठकर झोंपड़ी से निकला और तेज तेज कदमों से चलता हुआ जंगल की तरफ बढ़ गया। वहाँ मौजूद कबायली मुझे हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन किसी ने मेरे पीछे आने की जुर्रत ना की। कुछ ही देर के बाद मैं जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में हू का आलम तारी था। मैं तेज़ तेज़ कदमों से मुसलसल चलता रहा और इधर उधर भी देखता रहा। मुझे सोरामी की तलाश थी। न जाने वो जिंदा भी थी या उसे मार दिया गया था। जल्द ही मुझे सोरामी मिल गई, जो वाकई एक दरख्त के साए में बेहिसो हरकत पड़ी हुई थी। मैं तेज़ी से उसकी तरफ लपका और घुटनों के बल उसके करीब बैठकर उसे देखा। उसकी हालत बता रही थी कि वो मर चुकी है। तस्दीक की खातिर मैंने उसकी गर्दन पर हाथ रखा
तो अचानक सोरामी ने एक झटके से आंखें खोल दीं और मुझसे बुरी तरह लिपट गई। उसे ऐसा करते देखकर ना सिर्फ मैं बौखला गया, बल्कि मैंने उसे खुद से परे करने की भी कोशिश की और उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थी और उसकी गिरफ्त खासी सख्त थी। अगले ही लम्हे मैं बेइख्तियार चौंक पड़ा। मैंने देखा कि उसका दायां हाथ मेरी गर्दन पे मौजूद तावीज़ पर पहुंच गया था। शायद वो तावीज़ उतारना चाहती थी, लेकिन मैं उसे किसी सूरत कामयाब होने नहीं देना चाहता था। मैं समझ गया था कि वो यकीनन किसी शैतानी मखलूक के ज़ेरे असर है। अब सूरत हाल ये थी कि मेरे तावीज़ उसके हाथ में था और वो एक ही झटके से धागा तोड़ सकती थी, लेकिन मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया, इसलिए कि वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकी। वो धागा तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी और मैं उसे रोके हुए था। दफतन उसने मेरे हाथ पर काट लिया। अगर मेरी जगह कोई आम इंसान होता तो शायद वह तकलीफ़ की शिद्दत से कराह उठता, लेकिन उसके काटने का मुझ पर ज़रा भी असर ना हुआ। उसने सोचा होगा कि उसके काटने से मैं उसका हाथ छोड़ दूंगा। यही वजह थी कि उसके दांत बदस्तूर मेरी हाथ की जिल्द पर जमे हुए थे, लेकिन मेरी जिल्द में प्योस्त नहीं थे। मैंने उसकी आंखों में झांका तो उसकी आंखों की रंगत भी बदली हुई थी। आंखों की पुतलियां बिल्कुल छोटी हो गई थीं। चेहरे के जाविये भी बिगड़े हुए थे। वो इस वक्त बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह दिखाई दे रही थी। जब उसने देखा कि उसके काटने के बावजूद मैंने उसका बाजू नहीं छोड़ा, तो उसने गुर्राते हुए मेरे हाथ से अपने दांत हटा लिए और खौनख्वार नज़रों से मुझे घूरने लगी। मेरी जिल्द पर उसके दांतों के निशान तो पड़ गए थे, लेकिन खून नहीं रसा था। छोड़ दे मेरा बाजू, छोड़ दे वरना, वो गुर्राते हुए बदली हुई आवाज़ में बोली। तो मैंने तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया और उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकली थी जैसे मशीनी गरारियां आपस में टकरा रही हों। वरना क्या क्या कर लेगी? मैंने दरियाफ्त किया। छोड़ मेरा बाजू। एक शर्त पर छोड़ दूंगा, मैंने सर्द लहजे में कहा। तुम्हें किसने मेरा तावीज़ उतारने के लिए भेजा है? जल्दी बता, वरना मैं तुम्हें फनाह कर दूंगा। नहीं बताऊंगी। मैंने हमकारी भरी। फिर फनाह होने के लिए तैयार हो जा। मेरी धमकी कारगर साबित हुई। फनाह होने के खौफ के बायस उसका चेहरा मस्क होने लगा और खौफ से थरथराने लगी। अगर मैं बता दूं तो क्या मुझे छोड़ दोगे? हाँ, बताओ कौन हो तुम और तुम्हें किसने भेजा है? मैंने असबात में सर हिलाते हुए कहा। मुझे काराका ने भेजा है, वो बदली हुई आवाज़ में बोली। काराका ने? मैंने बेइख्तियार चौंक पड़ा। हाँ, वो बोली, मैं उसकी काली शक्ति हूँ। उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं जाकर तुम्हारे गले से तावीज़ उतार लूँ, क्योंकि इस तावीज़ की बदौलत उसकी कोई शक्ति तुम पर असर नहीं कर सकती। इसीलिए मैं रात से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब झोंपड़ी से बाहर निकलोगे और मैं तुम्हारे गले से तावीज़ उतार कर भाग जाऊंगी। सुबह जब सोरामी बाहर निकली तो मैंने उसके जिस्म पर कब्ज़ा कर लिया और उसे जंगल में ले गई कि जब तुम उसे तलाश करते हुए जंगल में आओ तो मैं तुम पर काबज़ हो जाऊं और तावीज़ खींच लूं। लेकिन तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक साबित हुए हो। अगर तुम मेरा बाजू ना पकड़ते तो मैं तावीज़ खींच चुकी होती और काराका तुम्हें हलाक कर चुका होता। उसकी बात सुनकर मैंने होंठ भींच लिए और फिर मैंने उससे पूछा, क्या काराका यहीं मौजूद है? अभी यहीं मौजूद था, काली शक्ति ने बताया, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुका है, क्योंकि उसने देख लिया है कि तुमने मेरा बाजू पकड़ लिया है और मैं तुम्हारे गले से तावीज़ नहीं उतार सकी। मैंने तुम्हें बता दिया है, अब मेरा बाजू छोड़ दो ताकि मैं यहाँ से जाऊँ।
پہلے تعویذ چھوڑو، میں نے کہا تو اس نے تعویذ چھوڑ دیا۔ میں نے انتہائی محتاط انداز میں اس کا بازو اپنی گردن سے دور کرتے ہوئے کہا، میں تمہارا بازو چھوڑ رہا ہوں، تم سورامی کے جسم سے نکل کر فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں فنا کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ وہ بولی، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، میں فنا نہیں ہونا چاہتی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ سورامی کے جسم سے نکل کر یوں بھاگی جیسے اس نے موت کا چہرہ دیکھ لیا ہو، اور اس کے جاتے ہی میں سورامی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بدستور بے ہوش تھی۔ صد شکر کہ اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا تھا۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر میں نے اسے اور خود کو غیبی حالت میں کر لیا، اور اس کے بعد میں نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور تیز تیز چلتا ہوا جھونپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کسی نے بھی مجھے جھونپڑی میں داخل ہوتے نہ دیکھا۔ میں نے سورامی کو بستر پر لٹا دیا۔ سب سے پہلے میں اسے اور خود کو ظاہری حالت میں، اور پھر میں نے قریب پڑے گھڑے میں سے پانی پیالے میں بھرا اور سورامی کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ ہوش میں آ گئی۔ ہوش میں آتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں کہاں ہوں سائر؟ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا۔ تم اپنی جھونپڑی میں ہو، میں نے بتایا، لیکن میں تو باہر گئی تھی اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا، وہ سرسراتی آواز میں بولی۔ ہاں جانتا ہوں، میں نے کہا، تم کسوٹا کو بلانے گئی تھی، لیکن ایک چڑیل تمہارے جسم پر قبضہ کر کے تمہیں جنگل میں لے گئی۔ میں تمہیں تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچا تو وہ چڑیل مجھ سے چمٹ گئی۔ اوہو، پھر کیا ہوا؟ وہ خوف سے بولی۔ پھر کیا ہونا تھا؟ وہ میری گردن سے تعویذ اتارنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میں نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، نتیجن وہ تمہارے جسم سے نکل کر بھاگ گئی۔ سورامی ایسے لمبے لمبے سانس لینے لگی جیسے اس کے کندھوں سے بھاری وزن اتر گیا ہو، لیکن خوف بدستور اس کے چہرے پر موجود تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور سارا پانی گٹا گٹ اپنے حلق میں اتار گئی، اور پھر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی جیسے خود کو پرسکون کر رہی ہو۔ سائر، وہ چڑیل کون تھی؟ تمہارے گلے سے تعویذ کیوں اتارنا چاہتی تھی؟ پیالہ ایک طرف زمین پر رکھتے ہوئے وہ مجھ سے استفسار ہوئی۔ وہ کاراکا کی کالی طاقت تھی، میں نے بتایا۔ بہرحال پریشان مت ہو، وہ اب نہیں آ سکتی، اور اگر آ گئی تو وہ میرے ہاتھوں فنا ہو جائے گی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں کھو دوں گی، وہ بولی تو میں چونک پڑا۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ نہیں جانتی۔ دیکھو سورامی، میں نے نرم لہجے میں کہا، پہلی بات یہ ہے کہ میں سردار موٹاشو نہیں ہوں، اس لیے اپنے دل میں مجھے جگہ دینے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گی تو خود کو پریشان کرو گی۔ دوسری بات، میں آبدہ سے محبت کرتا ہوں، گو میری اس سے شادی ممکن نہیں، لیکن میں پھر بھی اسے ہی چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا۔ میری بات سن کر اسے چپ لگ گئی اور اس کے چہرے پر مایوسی اور اداسی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سورامی کا جھکاؤ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا ہے، اور اگر میں نے اسے فوری طور پر نہ روکا تو وہ میری محبت میں بہت دور نکل جائے گی۔ اچھا، میں کسوٹا کو بلاتی ہوں۔ سورامی یہ کہہ کر اٹھی اور جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ میں نے طویل سانس لیتے ہوئے جھونپڑی کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سورامی واپس آ گئی اور میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، میں نے ایک قبائلی کو کسوٹا کو بلانے بھیج دیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی
کہ कसोटा आ गया और उसने आते ही झुककर मुझे ताज़ीम दी और फिर सीधा खड़ा हो गया। हुक्म करो सरदार, उसने मौदबाना लहजे में कहा। कसोटा, मैंने कहा, मैं और सोरामी कुछ अरसे के लिए शारंगा कबीले में जा रहे हैं। मेरी गैर मौजूदगी में कबीले का इंतज़ाम इंसराम तुम्हारे हवाले है और तुमने कबीले की हिफाजत करनी है और कबाइलियों की ज़रूरियात का ख्याल रखना है। तुम्हारे हुक्म की तामील होगी सरदार, कसोटा ने कहा। तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने हमकारी भरी। तुम्हारी वापसी कब तक होगी? मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, मैंने यकीन दहानी करवाई। क्या देवता को भेंट देने से पहले आ जाओगे? कसोटा ने दरियाफ्त किया। हाँ, मैं देवता को भेंट देने से पहले ही वापस आ जाऊंगा, मैंने कहा। ठीक है सरदार, कसोटा ने कहा, और जब मैंने उसे जाने का इशारा किया तो वो वापस चला गया। मैं और सोरामी अलग अलग घोड़ों पर सवार शारंगा कबीले की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। सोरामी का घोड़ा आगे था जबकि मेरा घोड़ा उसके पीछे। दोपहर हो रही थी और सूरज बिल्कुल हमारे सरों पर था। हमें सफ़र करते हुए काफ़ी देर हो गई थी। सफ़र शुरू करने से पहले सोरामी ने मुझे बताया था कि हमें शारंगा कबीले में पहुंचने में 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि वो कबीला बहुत दूर है और रास्ते में भी कई ख़तरनाक कबीले आबाद हैं। हमें उन कबीलों से भी बचना होगा, क्योंकि उन कबीलों के बासी सरदार मटोशा को अच्छा नहीं समझते और उसके दुश्मन थे।